इस कहानी की शुरुआत लून नाम के एक जंगल से होती है, जहां हम एक एलिफेंट को देख पाते हैं जिसका नाम हाटन है, जो उसी जंगल में बेफिक्र होकर रहा करता था और वहां के दूसरे एनिमल्स के बच्चों के साथ खूब मस्ती किया करता था। एक दिन जब हाटन तालाब में नहा रहा होता है तो उसके कानों में किसी तरह की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके कान में पानी चला गया है। इसके बाद हम उस जंगल की हेड कंगारू को देख पाते हैं, जो वहाँ मौजूद सारे एनिमल्स को कंट्रोल करके रखा करती थी और वह हाटन को नफरत करती थी क्योंकि उसे लगता है कि हाटन जंगल में रहने वाले एनिमल्स के बच्चों को बिगाड़ रहा है, क्योंकि सारे एनिमल्स के बच्चे उसी के साथ रहा करते थे। और यह बात कंगारू को बिल्कुल पसंद नहीं थी और यही कारण था कि वह हाटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अपने कुछ साथी एनिमल्स को भी हाटन के खिलाफ भड़का देती है ताकि वह लोग भी अपने बच्चों को हाटन से दूर रखे। तभी हाटन को उसी तरह की आवाज एक बार फिर से आती है और उसे एक छोटे से पार्टिकल यानी एक छोटे से कण पर किसी के होने का एहसास होता है। हाटन उस पार्टिकल को पकड़ने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन पार्टिकल इतना छोटा था कि वह उसकी सूंड पर भी नहीं ठहर पाता। फिर भी हाटन उस पार्टिकल के पीछे भागने लगता है। इस दौरान कुछ बंदर उसके ऊपर केलों से हमले करते हैं, लेकिन हाटन अभी भी उसी पार्टिकल का पीछा करते हुए तालाब के पास पहुंच जाता है। हाटन पास के ही एक छोटे से फ्लावर को तोड़ता है और उस फ्लावर को लेकर वह उसी तालाब में जाता है जहाँ पर वह पार्टिकल मौजूद था। वो उस पार्टिकल को उसी फ्लावर पर रख देता है और उसे तालाब से बाहर लेकर आता है। वह देखता है कि आखिर उस पार्टिकल के अंदर से आवाज कहाँ से आ रही है और उसे समझने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर कंगारू आ जाती है। इस दौरान हाटन उस पार्टिकल के बारे में कंगारू को भी बताता है। वह कहता है कि मुझे इसके अंदर से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज आई है। शायद इस पार्टिकल के अंदर किसी तरह की कोई दुनिया मौजूद है जो हाटन से मदद मांग रही है। उसकी बातें सुनकर कंगारू से कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने छोटे से पार्टिकल में कोई दुनिया मौजूद हो ही नहीं सकती। लेकिन हाटन उसे समझाता है और कहता है कि जिस तरह से हम लोग इस छोटे से जंगल में मौजूद हैं, हो सकता है कि हमसे भी बड़ी कोई दुनिया हो। हालांकि कंगारू उसकी किसी भी बात से एग्री नहीं करती और उसे कहती है कि वो इस तरह की बातें जंगल में मौजूद बच्चों को ना सिखाए, नहीं तो वह भी तुम्हारी तरह पागल हो जाएंगे क्योंकि तुम पागलों की तरह ही बात कर रहे हो। कंगारू हाटन को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। हाटन को अभी भी यही लगता था कि शायद उस पार्टिकल के अंदर किसी तरह की दुनिया मौजूद है। इस कारण वो और ज्यादा क्यूरियस होने लगता है और वह उस पार्टिकल पर मौजूद लोगों से बातें करने की कोशिश करता है। और इस दौरान वो जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज उसी पार्टिकल पर बसे होविल नाम के एक शहर पर पहुंचती है और हम देख पाते हैं कि सच में उस पार्टिकल पर एक दुनिया मौजूद है और वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि उनकी पूरी दुनिया एक छोटे से फूल पर टिकी हुई है और वह लोग बेफिक्र होकर अपनी अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। इसके बाद हम उसी शहर के मेयर को देख पाते हैं जिसका नाम नेड है। नेड अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। नेड के 97 बच्चे थे, जिनमें सिर्फ एक ही लड़का था और यही कारण था कि नेड अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि उसके बहुत सारे बच्चे थे। इस कारण वो टाइम को मैनेज करने के लिए सभी बच्चों को कुछ कुछ सेकंड का वक्त देता था ताकि उन लोगों से उनकी समस्याएं सुन सके और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसके बाद हम नेड के बेटे जोजो को देखते हैं जिसके ऊपर उसका फादर नेड आने वाले समय की जिम्मेदारियां डाल रहा था। नेड उसे बताता है कि तुम्हें ही अब आगे इस शहर का मेयर बनना है और तुम्हें इस चीज के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि जोजो को शहर के मेयर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वह तो और कुछ करना चाहता था। वह अपने फादर की बात को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें फिर से लून जंगल में ले जाया जाता है जहाँ हाटन के एक दोस्त मोरंत को देखते हैं जो दरअसल एक चूहा था। हाटन मोरंत को सारी चीजें बताता है। वो कहता है कि इस पार्टिकल के अंदर किसी तरह की दुनिया मौजूद है जो उन्हीं लोगों की तरह है। मोरंत उसकी बातें सुनने के बाद पूरी तरह से चौंक जाता है। हालांकि वह हाटन की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी वह उसे विश्वास दिलाता है कि चाहे वह गलत है या सही, वो उसका हमेशा साथ देगा। लेकिन मोरंत उससे कहता है कि तुम ये सारी बातें किसी को मत कहना, नहीं तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें लोग पहले से ही पागल समझते हैं और यह सारी बातें सुनने के बाद वह लोग तुम पर हंसने लगेंगे और तुमको पागल कहने लगेंगे। मोरंत की बातें सुनने के बाद हाटन उसे कहता है कि वह किसी को इस बारे में नहीं बताएगा। इसके बाद हाटन के पास उसके दोस्त आते हैं। हाटन किसी तरह उस बात को अपने पेट में ही रखना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उस पार्टिकल के बारे में अपने सारे दोस्तों को बता देता है और वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इस कारण वह उस फ्लावर को लेकर इधर उधर उछल कूद करने लगता है। इधर हमें हुबिल शहर को दिखाया जाता है जहाँ हाटन के इस तरह के
से उछल कूद करने के कारण भूकंप आने लगे थे और वहाँ का वातावरण भी चेंज होने लगा था। यह सब देखने के बाद मेयर को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। इस कारण वह शहर के प्रेसिडेंट के पास जाता है, जहाँ शहर का प्रेसिडेंट आने वाले एनुअल फंक्शन की तैयारी के लिए लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। लेकिन मेयर उसे बताता है और कहता है कि हमें अभी इस एनुअल फंक्शन को रोक देना चाहिए, क्योंकि शहर में अजीब तरह के चेंजेस हो रहे हैं। इससे शहर के लोगों को किसी तरह का खतरा हो सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट मेयर की किसी भी बात को नहीं मानता। वह कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ एनुअल फंक्शन की तैयारी में लग जाना चाहिए। प्रेसिडेंट बताता है कि वह किसी भी तरह इस एनुअल फंक्शन को कराकर रहेगा। अब निराश होकर मेयर वहाँ से चला जाता है। अपने घर पहुँचने पर मेयर प्रेसिडेंट की बातों से बहुत ज्यादा दुखी था। इस कारण उसे प्रेसिडेंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसके घर पर लगी हुई प्रेसिडेंट की तस्वीर पर स्टेपलर फेंक के मारता है, जो तस्वीर से टकराकर वापस उसी को लग जाती है, जिससे वह जोर से चीखने लगता है और उसके चीखने की आवाज हार्टन तक भी पहुंच जाती है। इस कारण हार्टन उससे बात करने की कोशिश करता है। इस बार हार्टन की आवाज मेयर को भी सुनाई देती है। वह इधर उधर देखने लगता है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। वह पास में रखे एक स्पीकर को अपने हाथों में लिए बालकनी तक आता है, जहाँ उसे एक पाइप के अंदर से हार्टन की वॉइस सुनाई देती है। इस कारण वह उस स्पीकर को उसी पाइप में जोड़ देता है, जिसके बाद वह हार्टन को अच्छे से सुन पा रहा था। हार्टन मेयर को सारी बातें बताता है। वह बताता है कि किस तरह से उन लोगों की दुनिया एक फूल के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन मेयर को हार्टन की किसी भी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। हार्टन उसे यकीन दिलाने के लिए पूरे हुबी शहर को अंधेरे में कर देता है और वहाँ का एटमॉस्फेयर फिलिकर होने लगता है, जिस कारण मेयर को अब हार्टन की बातों पर यकीन होने लगता है। इस कारण वह घबराकर शहर की एक लैब में जाता है, जहाँ में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। मेयर उसे पूछता है और कहता है कि क्या अगर कोई दुनिया किसी एक छोटे से फूल पर टिकी हो तो हम इस बारे में कैसे पता लगा सकते हैं कि यह दुनिया सच में ही किसी एक फूल पर टिकी है। तो वह साइंटिस्ट मेयर को बताती है और कहती है कि अगर इस तरह की चीज हमारी दुनिया के साथ होगी तो हमारे पूरे शहर का वातावरण एकदम से चेंज होने लगेगा और कई तरह की चीजें हमारे शहर में होने लगेगी, जैसे भूकंप और तरह तरह की तबाही हमें देखने को मिलेगी। और अगर वह शहर सच में ही फूल पर टिका हुआ है और अगर उसे किसी सुरक्षित जगह नहीं ले जाया जाता तो हमारा यह पूरा शहर खत्म भी हो सकता है। उस साइंटिस्ट की बात सुनने के बाद मेयर पूरी तरह से घबरा जाता है और भागकर एक बार फिर से हार्टन के पास बात करने के लिए जाता है। मेयर हार्टन को कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से हमारी दुनिया को बचाना होगा। इसके लिए तुम्हें हमारी उस दुनिया को जो उस फूल पर टिकी हुई है, उस दुनिया को किसी सेफ जगह पर पहुंचाना होगा ताकि हम लोग सुकून से हमारे इस प्लेनेट पर रह सके। इसके बाद हार्टन उस जंगल में किसी सेफ जगह को सर्च करने लगता है और तभी उसे एक पहाड़ी पर एक छोटी सी केव नजर आती है, जो एक ऊंचे पहाड़ पर मौजूद थी। और हार्टन को लगता है कि शायद उससे ज्यादा सेफ जगह और कहीं नहीं होगी। इस कारण वह उस फूल को लेकर उसी पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में हार्टन के कुछ दोस्त उसी तरह के फूलों को लेकर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उन लोगों के पास भी उसी तरह का फूल है और उन फूलों पर भी किसी तरह की दुनिया रहती है। तभी वहाँ पर कंगारू भी आ जाती है, जो ये सारी बातें सुनने के बाद हार्टन के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसे लगता है कि शायद हार्टन ने ही सारे बच्चों को इस बारे में बताया है। कंगारू हार्टन से कहती है कि उसे वह फूल दे दे, लेकिन हार्टन कहता है कि ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उस फूल पर एक दुनिया रहती है जिसे वह किसी सेफ जगह छोड़ने के लिए जाएगा। वहाँ पर कुछ मंकी ग्रुप के मंकी भी थे जो कंगारू का सपोर्ट कर रहे थे। इस कारण वो हाथी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। हार्टन वहाँ से भागने लगता है। हार्टन बहुत भागते हुए उसी पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक बहुत ही कमजोर पुल नजर आता है और हार्टन को उस पहाड़ी तक पहुँचने के लिए उसी पुल से गुजरना था, लेकिन वह पुल बहुत ही ज्यादा कमजोर था। इस कारण हार्टन को भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह किसी भी तरह उस पार्टिकल को उस पहाड़ी पर ले जाने की जिद लिए बैठा था। इस कारण वो उस कमजोर पुल से ही आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दूर चलने पर वह पुल टूटने लगता है कि तभी हार्टन उस पुल पर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और इस दौरान हम हुबी शहर को देख पाते हैं, जो हार्टन के डगमगाने के कारण अस्त व्यस्त होने लगा है क्योंकि वहाँ पर अब भूकंप आने लगे थे। वहाँ के लोग बड़े हैरान होने लगते हैं कि उन लोगों के शहर में क्या हो रहा है। हार्टन भी अब उस पुल को पार कर लेता है और पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब रात होने पर मेयर एक बार फिर से हार्टन से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी दुनिया को लेकर किसी सेफ जगह पहुंच गया है। तो हार्टन उसे बताता है कि अभी तो वह नहीं पहुंचा है, लेकिन जल्दी वह उस पार्टिकल को लेकर उस
उसे एक सेफ जगह पहुंचाएगा जहां पर उन लोगों को किसी तरह का खतरा नहीं होगा। हार्टन मेयर को विश्वास दिलाता है कि वह उस पार्टिकल को किसी भी तरह अपनी जान पर खेलकर सेफ जगह पर छोड़कर आएगा। इसके बाद हम उस कंगारू को देखते हैं जो हार्टन को पकड़ने के लिए और उससे वह पार्टिकल छीनने के लिए एक गिद्ध को यह काम सौंपती है और उसे कहती है कि वह किसी भी तरह उस पार्टिकल और उस फूल को नष्ट कर दे। इसके बाद हम हार्टन को देखते हैं जो पहाड़ी की तरफ जाते जाते थक गया था और वहीं एक जगह रुककर आराम कर रहा होता है। उसे इस दौरान बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी और उसने उस फ्लावर को वहीं पर रख दिया था। इधर हम मोबिल शहर को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो रही थी। तभी लैब की साइंटिस्ट मेयर के पास आती है और उसे कहती है कि गर्मियों के दिनों में भी हमारे यहाँ पर यह बर्फ क्यों गिर रही है। इस पर मेयर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और वह दौड़कर हार्टन से बात करने लगता है। वह कहता है कि गर्मियों के दिन में हमारे इधर बर्फ क्यों पड़ रही है। इसके बाद हार्टन समझ जाता है जहाँ पर वह बैठा हुआ है वहाँ पर ओस गिर रही है और यही कारण है क्यूबिट शहर बर्फबारी का सामना कर रहा है। इस कारण वह अपनी गर्म सांस से उस पार्टिकल पर लगे ओस को दूर कर देता है जिससे ओबिट शहर पर मौजूद सारा बर्फ भी पिघल जाता है। तभी हार्टन झाड़ियों में किसी के होने का नोटिस करता है। उन झाड़ियों के बीच से हार्टन का दोस्त मोरंत बाहर निकलता है जो हार्टन को कहता है कि जंगल के सारे एनिमल्स तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं जो तुम्हें किसी भी वक्त पकड़कर तुम्हारे पास रखे हुए फ्लावर को छीन लेंगे और उस पार्टिकल को खत्म कर देंगे। साथ में मोरंत हार्टन को यह भी बताता है कि कंगारू ने एक गिद्ध को इस काम के लिए चुना है जो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकता है। तुम्हें इन सब चीजों से सावधान रहना होगा। यह सारी बातें सुनने के बाद हार्टन मोरंत को थैंक यू कहता है और बताता है कि मैं किसी भी तरह से इस फ्लावर को किसी सेफ जगह छोड़कर ही आऊंगा। इसके लिए उसे किसी भी कीमत को चुकाना पड़े तो वह चुकाएगा। हार्टन की सारी बातें सुनने के बाद हार्टन मेयर से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वह अपने शहर के लोगों को किसी सेफ जगह पर पहुंचा दे क्योंकि मेरे पीछे मेरे कुछ साथी पड़े हुए हैं जो किसी भी वक्त मुझे रोकने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश के दौरान यह लोग उस फ्लावर पर मौजूद पार्टिकल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेयर हार्टन को बताता है कि शहर का प्रेसिडेंट मेरी किसी भी बात को नहीं मानेगा और शहर में एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही है। लोग उसी में जुड़े हुए हैं। प्रेसिडेंट भी मेयर की बातों पर यकीन नहीं करेगा और मेयर उसे बताता है कि वह नहीं जानता कि किस तरह से प्रेसिडेंट को और उन लोगों को वह समझाए। इसके बाद वही गिद्ध जिसे कंगारू ने हायर किया था वह हार्टन के ऊपर हमला कर देता है। हार्टन किसी तरह उस फ्लावर को लेकर वहाँ से उसे बचाने और इस दौरान हुलिफ शहर में एक बार फिर से भूकंप आने लगता है। हार्टन भागते हुए आगे बढ़ता है लेकिन वह गिद्ध अभी भी उसी का पीछा कर रहा था और इधर हुलिफ शहर के सारे लोग भूकंप से परेशान हो चुके थे। इस कारण वह मेयर के घर के पास जाकर जमा हो जाते हैं। इधर हार्टन भी मेयर से पूछता है कि क्या वह सारे लोग ठीक है। हार्टन मेयर को बताता है कि उन लोगों का शहर खतरे में है क्योंकि उसके पीछे एक गिद्ध पड़ा हुआ है जो किसी भी तरह उस पार्टिकल को से छीन कर नष्ट करना चाहता है। हार्टन मेयर से कहता है कि वह किसी भी तरह अपने लोगों को समझाए और किसी सेफ जगह जाकर छिपने को कहे ताकि उन लोगों की जान बच सके। इसके बाद मेयर वहाँ मौजूद सारे लोगों को बताता है कि वह पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित कर रहा है लेकिन वहीं पर मौजूद प्रेसिडेंट सारे लोगों को बताता है कि वह किसी भी बात की फिक्र न करें और वह अपना यह एनुअल फंक्शन अच्छे से एंजॉय करें। प्रेसिडेंट की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग एक बार फिर से खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत भरोसा था और अब वह लोग मेयर के खिलाफ भी हो चुके थे। इसके बाद मेयर वहाँ के लोगों को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है। वो उन्हें बताता है कि किसी तरह का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है लेकिन वहाँ के लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करते। इस कारण मेयर हार्टन से ही कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वही वहाँ के लोगों को समझाए कि वह किस तरह के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। हार्टन भी मेयर की बात को सुनकर होलिफ शहर के लोगों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले ही वहाँ गिद्ध आकर वह फ्लोर अपने साथ लेकर वहाँ से उड़ जाता है। इस कारण होलिफ शहर में एक बार फिर से भूकंप आने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती है लेकिन प्रेसिडेंट को अभी भी यह सारी चीजें नॉर्मली लग रही थी। इस कारण वह लोगों को एक बार फिर से एनुअल फंक्शन कंटिन्यू करने के लिए कह देता है। इधर हम उसी गिद्ध को देखते हैं जो उस फ्लावर को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन हार्टन भी उसका पीछा कर रहा था। किसी तरह हार्टन उस गिद्ध के पास पहुँच जाता है लेकिन हार्टन उस गिद्ध से उस फ्लावर को छुड़ा पाए उससे पहले ही वो गिद्ध उस फ्लावर को उसी तरह के फ्लावर के खेतों में फेंक देता है। उन खेतों में उसी तरह के बहुत सारे फ्लावर लगे हुए थे और हार्टन को समझ नहीं आता कि वह उस पार्टिकल वाले फ्लावर को कैसे ढूंढे लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और अपनी जीत के चलते हुए पूरा दिन उस फ्लावर को ढूंढने में लगा देता है और कुछ ही देर में उसे उन्हीं फूलों के पास वह फ्लावर मिल जाता है जिसकी तलाश
उसे दिन भर से थी। वह फूल को अपने हाथों में लेकर मेयर को एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे मेयर की आवाज बिल्कुल नहीं आती। इस कारण उसे थोड़ी सी निराशा होने लगती है। उसे लगता है कि शायद ओलिव शहर खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब आर्टन निराश होकर वहीं पर बैठा हुआ था तो उसे मेयर की वॉइस आने लगती है। अब आर्टन को भी ओलिव शहर के सारे लोग सुन पा रहे थे। मेयर एक एक करके अपनी फैमिली और वहाँ के लोगों को आर्टन से इंट्रोड्यूस करवाता है। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि किस तरह से एक हाथी उन लोगों के शहर को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और अपनी जान की बाजी लगा रहा है। इसके बाद आर्टन उस फ्लावर को लेकर एक बार फिर से उसी पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि उस फ्लावर पर मौजूद उस पार्टिकल को उस जगह पर रख सके। इस बात की जानकारी अब कंगारू को भी हो चुकी थी कि आर्टन के पास अभी भी वो फ्लावर मौजूद है। इस कारण वह जंगल के सारे एनिमल्स को इकट्ठा करती है और उन लोगों को भड़काने लगती है। वह कहती है कि आर्टन के कारण हमारा यह सारा जंगल खतरे में है, क्योंकि उसी के कारण हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत ही नासमझ होगी जैसा कि आर्टन है, क्योंकि उसी के कारण जंगल के बच्चे बिल्कुल ही बेवकूफ होते जा रहे हैं और इस सब का कारण आर्टन ही है। हमें किसी भी तरह आर्टन को रोकना होगा, क्योंकि अभी भी बेवकूफी भरी चीजें कर रहा है। वहाँ मौजूद सारे एनिमल्स अब आर्टन को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। इस कारण वह आर्टन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। आर्टन पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में बहुत सारे जानवर मिलते हैं जो उसी को पकड़ने के लिए कंगारू के भड़कावे पर वहाँ पहुँच गए थे। कंगारू आर्टन को कहती है कि वह उस फूल को उनके हवाले कर दे, नहीं तो लोग उसे एक पिंजरे में कैद कर देंगे। वहाँ पर हम एक पिंजरे को भी देख पाते हैं जो कंगारू आर्टन को पकड़ने के लिए लाई थी, लेकिन आर्टन उसे कहता है कि इस फ्लावर पर मौजूद पार्टिकल में एक दुनिया बसती है जो बहुत ही छोटी दुनिया है और वह उस दुनिया को किसी भी तरह से नष्ट नहीं होने देना चाहता। इस कारण कंगारू गुस्सा होकर आर्टन को उसी पिंजरे में कैद करने का कह देती है। यह सारी बातें ओलिव शहर पर मौजूद वहाँ के लोग और मेयर भी सुन पा रहे थे। इस कारण वो किसी तरह से लून जंगल में मौजूद आर्टन के साथियों को भी अपनी आवाज सुनाने के लिए बहुत ज्यादा शोर करने लगते हैं ताकि कंगारू और उसके साथियों को भी पता चल सके कि सच में ही उस पार्टिकल के अंदर उन लोगों की दुनिया मौजूद है। लेकिन बहुत आवाजें करने के बाद भी उन लोगों की आवाज कंगारू और उसके साथियों तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद हम मेयर के बेटे जोजो को देखते हैं जो सीक्रेटली उसी लेन में जा रहा है जहाँ पर वह रोज जाया करता था। तो मेयर भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उसके बेटे जोजो ने बहुत सारी साउंड मशीनें बनाई हुई है जिनकी मदद से वह लोग अब एक बार फिर से आवाज करने लगते हैं। इधर हम आर्टन को देखते हैं जिसे उन लोगों ने पिंजरे में बंद कर दिया था और कंगारू उसके हाथों से उस फ्लावर को छीन लेती है और उसे खोलते हुए पानी में डालने लगती है। लेकिन तभी कंगारू के पास मौजूद उसका बेटा उस फूल को उस खोलते हुए पानी में गिरने से रोक लेता है, क्योंकि उसे उस फ्लावर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। वह सारे लोगों को बताता है कि इस फ्लावर के अंदर किसी तरह की दुनिया मौजूद है। उन सभी लोगों को भी अब ओलिव शहर के लोगों की आवाज आने लगती है। इस कारण सारे लोग चौंक जाते हैं और कंगारू का बेटा उस फ्लावर को लेकर आर्टन के पास जाता है और उसे वह फ्लावर दे देता है ताकि वह उस फ्लावर को उस पहाड़ी पर जाकर छोड़ दे। यह सब मेयर भी सुन रहा होता है। आर्टन उससे कहता है कि हम लोगों ने ओलिव शहर को बचा लिया। अब जंगल के सारे जानवर भी आर्टन की बातों से सहमत है। इस कारण वह लोग उसका साथ देने के लिए तैयार थे। लेकिन कंगारू बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि अब सारे लोग आर्टन की तरफ हो चुके थे। अब ना चाहते हुए भी निराश होकर वह आर्टन का साथ देने लगती है। कहीं न कहीं उससे भी आर्टन पर प्राउड फील होने लगा था। इस कारण वह सारे लोग मिलकर अब उस फ्लावर को उस पहाड़ी पर ले जाकर उसे वहीं रख देते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।